हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 9 फ्रॉम एनसीईआरटी एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। गिफ्ट ऑफ नेचर ह्यूमन आई। नेचर ने हमें आई नाम का एक गिफ्ट दिया है। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा कि वी हैव अ लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बहुत बड़ी रेंज है। आप लोगों ने शुरू किया था गामा रेज से लेके हमारे पास माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स तक एक फुल फ्लेज स्पेक्ट्रम था। इस पूरे स्पेक्ट्रम में बड़ा थोड़ा सा हिस्सा हमारे पास आता है विजिबल लाइट, और इस विजिबल लाइट के लिए जो वेवलेंथ की रेंज है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर है, और हमारी आइज सिर्फ इस छोटे से हिस्से को ही डिटेक्ट कर पाती है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये रिस्पॉन्ड कर पाती है। ठीक है ना। इस पूरे स्पेक्ट्रम में से बड़े से थोड़े से हिस्से को हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं, बट जितना भी हमें ये पूरे का पूरा यूनिवर्स कलरफुल दिखाई देता है, जो कुछ भी हम देख पाते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्मॉल स्पेक्ट्रम, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ कंप्लीट स्पेक्ट्रम। एंड इसी स्पेक्ट्रम को, इसी हिस्से को, पूरे स्पेक्ट्रम के इसी हिस्से को हम लोग लाइट कहते हैं। इट इज द मेनली थ्रू लाइट एंड द सेंस ऑफ विजन दैट वी नो एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड अस। क्लियर। अब व्हाट वी नो अबाउट लाइट, हमें लाइट के बारे में अभी तक क्या क्या पता है। यहाँ पर दो मेन चीज़ें हैं जो हमें कॉमन एक्सपीरियंस के थ्रू पता है। पहली, लाइट बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड से चलती है। एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू कैलकुलेट की जा चुकी है। हम लोग इस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मान के चलते हैं। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखी जाए तो आप लोगों ने शायद कुछ इस तरह से ये वैल्यू पड़ी होगी। ये मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, आप लोग इसे क्रॉस चेक कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू होगी। तो हम लोग ये पहला पॉइंट मान के चलते हैं कि लाइट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है। माइकलसन एंड मॉर्ले नाम के दो साइंटिस्ट हुए हैं, उनका एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसने ये प्रूव किया था कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये बात थोड़ी सी अजीब सी लग सकती है। हमने जो पिछला चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये पढ़ा है कि बेसिकली लाइट क्या होती है, सिनुसोइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बेटा जो लाइट का साइज है वो नैनोमीटर्स में है। दिस साइज इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डे टू डे ऑब्जेक्ट्स। इन सब सिचुएशंस के अंडर हम लाइट को स्ट्रेट लाइन में मान के चल सकते हैं। आई रिपीट, आपने EM वेव्स में ये पढ़ा है कि लाइट वेव नेचर की है, बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, एक वेव की तरह ट्रेवल नहीं कर रही। बट दिस इज गुड अप्रॉक्सीमेशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के केस में वेवलेंथ बहुत अप्रोप्रिएट है। इस हिसाब से है कि हम आम लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके साथ अगर कंपेयर करें तो लाइट का साइज बहुत छोटा है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स इन डे टू डे लाइफ, एंड इन सच सिनेरियो वी कैन एज्यूम इट एज दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट की वेव नेचर हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बात को हम डिटेल में अभी अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि क्या बाउंड्री कंडीशन है, क्या अप्रॉक्सीमेशन है, कब लाइट को हम वेव मान सकते हैं, कब हम लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया हुआ मान सकते हैं। बट वी विल डिस्कस दीज थिंग्स लेटर ऑन। इट टुक सम टाइम फॉर द पीपल टू रियलाइज दैट स्पीड ऑफ लाइट इज फाइनाइट एंड मेजरेबल। ठीक है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स, काफ़ी देर बाद लोगों को ये समझ में आई कि लाइट की एक फाइनाइट स्पीड है और उसे मेजर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लाइट। न्यूटन ने बहुत काम किया है। न्यूटन का जितना काम हमें पता है वो ज़्यादातर मैकेनिक्स में है। हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, बट न्यूटन ने
इसके अलावा हीट में भी कंट्रीब्यूट किया है, इसके अलावा ऑप्टिक्स में भी कंट्रीब्यूट किया है। उसने लाइट के बारे में भी अपनी एक थ्योरी दी है। उसने ये कहा कि जो लाइट है बेसिकली छोटे छोटे कंसंट्रेटेड पार्टिकल्स की मिलके बनी हुई है। लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल कंसंट्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इस पार्टिकल्स का नाम इसने दिया कॉर्पस्कुल्स, ठीक है। उसने ये कहा कि ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, मासलेस हैं और इलास्टिक हैं। इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? मासलेस एंड इलास्टिक पार्टिकल्स, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए। पार्टिकल्स क्या है? मासलेस, मीन्स इनका कोई मास नहीं है, ये कि जो लाइट आ रही है उसका भी कोई मास नहीं है। इलास्टिक का क्या मतलब है कि जैसे कोई इलास्टिक बॉल होती है, कोई रबड़ बॉल होती है, वो सरफेस के साथ टकरा के वापस चली जाती है, वैसे ही ये पार्टिकल्स भी किसी सरफेस के साथ टकरा के वापस जा सकते हैं। जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन मानी जाएगी। तो जो पार्टिकल्स हैं उसको क्या कहा गया? इलास्टिक पार्टिकल्स। एंड इन पार्टिकल्स का कोई मास नहीं है, मासलेस एंड इलास्टिक पार्टिकल्स। उसने इस फिनोमेना को दो हिस्सों में एक्सप्लेन किया कि कैसे ये पार्टिकल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को शो करते हैं। उसने रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंसेप्ट दिया? अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं, रिफ्लेक्शन आपको पता है सरफेस के साथ लाइट का टकरा के वापस चले जाना, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल आते हैं, ये सरफेस के साथ टकराते हैं और टकरा के वापस चले जाते हैं, तो हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब पार्टिकल की जगह मैं यहाँ पर लाइट ले सकता हूँ, तो क्या कहा न्यूटन भैया ने? न्यूटन ने कहा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, ये सरफेस के साथ टकराते हैं, सरफेस और इसके बीच में होती है रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, और जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक कोलिजन होती है। तो उसने, न्यूटन ने रिफ्लेक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश की अपनी इस पार्टिकल थ्योरी के बेस के ऊपर। और इसने रिफ्रैक्शन को कैसे जस्टिफाई किया? न्यूटन अंकल ने कहा कि जो पार्टिकल्स आते हैं ये इस सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे मैं ग्लास की बात करता हूँ तो ये ग्लास की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं पार्टिकल्स, लाइट के पार्टिकल्स की बात हो रही है। ये सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्शन की वजह से इसके अंदर घुस जाते हैं। बट बेटा अगर अंदर घुस जाते हैं तो क्वेश्चन अराइज होता है फिर बाहर क्यों आते हैं? अगर अट्रैक्शन है तो वहीं पे रुक जाने चाहिए थे, है ना। वैसे भी अगर अट्रैक्शन हो रही है तो एयर से जब ये पार्टिकल्स ग्लास में जाएंगे, यानी कि जब ये लाइट एयर से मीडियम के अंदर जाएगी तो अट्रैक्शन की वजह से इसकी स्पीड बढ़नी चाहिए, यानी कि V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा होनी चाहिए। दिस इज एज पर न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लाइट। बट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये हैं कि जब लाइट एयर से ग्लास में या एयर से किसी भी और मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड बढ़ती नहीं बच्चों, बल्कि इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो न्यूटन इस बात को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाया, भैया ऐसा क्यों होता है। कुछ हद तक उसने रिफ्लेक्शन को तो एक्सप्लेन कर दिया, बट वो रिफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जो न्यूटन की बात करें ऑप्टिक्स में, तो न्यूटन की जो मैं ये कहूँगा जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सपेरिमेंटर के तौर पे ज़्यादा है, जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए उसके तौर पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थ्योरिस्ट, क्योंकि इसकी थ्योरी तो अब एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ इसकी थ्योरी जस्टिफाई नहीं होती है। तो मोटे से तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूटन की थ्योरी फेल हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल तो मैंने आपको यहाँ पर समझाई कि रिफ्रैक्शन के केस में न्यूटन की थ्योरी फेल हो जाती है। इसके अलावा दो केस और हम पढ़ेंगे यहाँ पर न्यूटन की थ्योरी की टें फिस हो जाती है। पहली थ्योरी है थिन फिल्म, पहला केस है थिन फिल्म्स। आपने देखा होगा अब अगर कभी तेल आपके हाथ से गिर जाए, ज़मीन पे गिरा पड़ा हो तेल, तो वहाँ पर एक कलर सी फिल्म बनती है, कलर्ड फिल्म बनती है ना। बहुत सारे कलर्स येलो ग्रीन आपको दिखाई देते हैं, बड़ी शानदार बड़ी अट्रैक्टिंग फिल्म बनती है। ये कलर्स क्यों आते हैं? न्यूटन अंकल इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके अलावा पार्शियल रिफ्लेक्शन को भी न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या है भैया? कि हमारे पास एक सरफेस है लाइट,
यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, कुछ अंदर चली जाती है। जैसे आप अगर एक पानी का सरफेस लो, एक तालाब, एक पॉन्ड लो, पॉन्ड पे आप खड़े हो जाओ तो लाइट कुछ अंदर जाती है, बट आपको अपना धुंधला सा चेहरा भी दिखाई देता है। आपको अपना हसीन चेहरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है, कुछ लाइट वापस भी आ रही है। देयर इज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। तो न्यूटन अंकल या न्यूटन्स की जो थ्योरी ऑफ लाइट है वो इन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। क्लियर? तो इस तरह की कंफ्यूजन के अंदर हम लोग ये बात कर सकते हैं, बट सच ए डायलेमा डज नॉट अकर इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट। मीन्स जब हम लाइट की वेव नेचर को डिस्कस करते हैं तो हम ये सारे फिनोमिनस को एक्सप्लेन कर पाते हैं। हम थिन फिल्म के ऊपर बनने वाले सभी कलर्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है? तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि लाइट की यहाँ पर वेव नेचर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट अभी आप लोगों को ये पता है कि जो लाइट है इसकी डुअल नेचर होती है। लाइट पोजेसेस डुअल नेचर। दोनों नेचर कौन कौन सी? कुछ फिनोमिनस जो हैं वो हम लोग इसके क्या कहते हैं वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन कर पाते हैं, और कुछ जो फिनोमिनस हैं जो हम वो पार्टिकल नेचर के थ्रू एक्सप्लेन कर पाते हैं। लाइट की अभी हम डुअल नेचर मान के चलते हैं, बट जब हम लाइट को स्टडी करते हैं इन डे टू डे लाइफ, यानी कि जब लाइट किसी ऐसे सरफेस के साथ टकरा रही है जिसका साइज, सरफेस का साइज लाइट की वेवलेंथ के मुकाबले में बहुत बड़ा है, तब हम लाइट को स्ट्रेट लाइन में मान के चल सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है? यहाँ पर कुछ शब्द यूज किए गए हैं। वेव कैन बी डिवाइडेड इनटू टू वीकर वेव्स। ठीक है? तो ये कंसेप्ट अभी हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ में ना आए, कि जो कंसेप्ट है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये वेव आती है, ये वेव दो हिस्सों में टूट जाती है। एक वेव आई, ये दो टुकड़ों में टूट जाती है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा अगले मीडियम में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है? बट इस सारी बातों को हम जब वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में समझेंगे। अब ये बात मैं पहले ही थोड़ी सी कर चुका हूँ कि लाइट की पार्टिकल नेचर भी होती है। पार्टिकल्स जिनको आप फोटॉन्स कहते हो, आप लोगों ने ये सारी थ्योरी केमिस्ट्री में भी पढ़ रखी है, और फिजिक्स में भी आने वाले चैप्टर्स में आप लोग इसे दोबारा से पढ़ोगे। किसी फोटोन के पास एनर्जी का फॉर्मूला E = h/nu, वे h रिप्रेजेंट प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। तो अब हमें ये कैसा पता चलेगा कि लाइट कब वेव की तरह बिहेव करेगी, लाइट कब पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी? तो एक मोटा सा जुगाड़ होता है, जब लाइट वेव के साथ इंटरेक्ट करती है, यानी कि जब वेव की वेव के साथ इंटरेक्शन होती है, या कह लो लाइट एंड वेव इंटरेक्ट, तो लाइट की वेव नेचर डोमिनेट करती है, देन वेव नेचर डोमिनेट्स। ठीक है? डोमिनेट्स। और जब लाइट किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती है, लाइट एंड पार्टिकल इंटरेक्ट, तब लाइट की पार्टिकल नेचर डोमिनेट करती है, तब लाइट की पार्टिकल नेचर डोमिनेट करती है। क्लियर बेटा? ठीक है? तो वी कैन से दैट लाइट के पास दोनों नेचर्स हैं, ये पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव करती है और ये वेव नेचर की तरह बिहेव करती है, और दोनों के केस में हम फ्रीक्वेंसी तो डिस्कस करते ही करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्री शब्द आया है जिसमें हम मान के चलेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अगले कई लेक्चर्स में हम लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ मानेंगे। 9th 10th क्लास में जो भी आपने ऑप्टिक्स पढ़ी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो भी आपने पढ़ा है, उसी को और ज़्यादा डिटेल में हम लोग +2 में पढ़ने वाले हैं।
सो लेट अस स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन पार्ट 1। तो रिफ्लेक्शन का पहला लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है और रे ऑप्टिक्स, जिसका दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है, उसका भी फर्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूजिंग अ रे अप्रॉक्सीमेशन। तो हम लोग यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेशन मान के चल रहे हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और लाइट जिस मीडियम से ट्रेवल कर रही है वो होमोजीनियस मीडियम है, यानी कि मान लीजिए लाइट एयर से आ रही है, सो एयर इज टेकन एज होमोजीनियस मीडियम। लाइट तब तक स्ट्रेट लाइन में उसी डायरेक्शन में चलती रहती है जब तक कि कोई दूसरा मीडियम उसके रास्ते में नहीं आ जाता। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये एक सोर्स है, ये मेरे पास एक बल्ब है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट है। तो यहाँ से जो लाइट एमिट हो रही है, इट इज़ एमिटिंग इन ऑल डायरेक्शंस एंड दिस लाइट इज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। ये तब तक स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी जब तक कि कोई और डिफरेंट मीडियम रास्ते में नहीं आ जाता। मीन्स मान लीजिए आपने यहाँ पर एक मिरर रख दिया, अब यहाँ पर मीडियम चेंज हो जाएगा। ठीक है, एयर से अब यहाँ पर ग्लास आ जाएगा। क्या रखा आपने? एक प्लेन मिरर रख दिया। जब आपने प्लेन मिरर रख दिया तो अब लाइट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ठीक है, तो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या इनफैक्ट दिस एग्जाम्पल इट विल चेंज। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो आपको ये पता है थोड़ा सा, बाकी हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये मैंने डायग्राम में एक सिंगल रे बनाई है। जब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ एंड उसके ऊपर एक एरो मार्क करता हूँ, तो इसका मतलब एरो गिव्स डायरेक्शन कि लाइट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रही है एंड दिस रिप्रेजेंट अ सिंगल रे। बट एक्चुअल में जब भी लाइट हमारे पास आती है, ये बंच ऑफ रेज होता है, ये रेज का एक पूरे का पूरा गुच्छा होता है। ठीक है, बट हालांकि आपको वो महसूस हो या ना हो वो नहीं है इम्पॉर्टेंट, बट इस तरह से कई हज़ारों लाखों रेज आएंगी एक साथ एंड इस पूरे के पूरे बंडल को हम लोग क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। क्लियर? अब a ray of light is an imaginary line drawn along the direction of travel of the light beams. Light beams travel कर रही हैं, उसके along अगर हम एक straight line draw कर देते हैं by marking an arrow that will represent ray of light. क्लियर? तो रे ऑफ लाइट बेसिकली या एक रे जो है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेशन है टू रिप्रेजेंट बीम्स ऑफ लाइट, क्योंकि एक्चुअल में सिंगल रे ट्रैवल ही नहीं करती है। एक्चुअल में तो हमारे पास क्या होगा? बीम्स होंगी, पूरी की पूरी रेज के गुच्छे होंगे, बट हम पूरी के पूरी बीम कभी भी ड्रॉ नहीं करते। वी ड्रॉ फ्यू रेज टू डिस्कस कंप्लीट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके, अब रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो रिफ्लेक्शन के केस में हमारे पास 3-4 टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट रहती हैं। सबसे पहले इंसिडेंट रे, वो रे जो आई, इंसिडेंट जो सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे एंड दिस रे ट्रेवल्स इन अ मीडियम। क्लियर है? तो हमारे पास एक रे मीडियम से ट्रेवल करती हुई आ रही है। क्लियर? जो रे हमारे पास आ रही है दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। क्लियर? अब ये रे किसी मीडियम के साथ टकराती है। ठीक है, जिसे मैं बाउंड्री कह सकता हूँ। दिस रे इनकाउंटर्स अ बाउंड्री, दिस रे इनकाउंटर्स ए बाउंड्री ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर दो मीडियम्स की एक साथ बात हो रही है। ये फर्स्ट मीडियम था, यहाँ से रे आ रही थी और अब ये रे किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री के साथ टकराती है। टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जो रे वापस जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। दैट रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इट विल गो बैक। कहाँ जाएगी? वापस उसी पुराने मीडियम में जिस मीडियम से आई थी। तो रिफ्लेक्शन में रे जिस मीडियम से आती हैं उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं। कहाँ से? किसी दूसरे मीडियम के साथ टकराने के बाद ये वापस चली जाती हैं। क्लियर? अब
हम रिफ्लेक्शन को कहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं? मेरे पास यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग रिफ्लेक्शन को प्लेन मिरर्स के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल पेरिस्कोप की ली गई है। पेरिस्कोप में हम लोग एक सबमरीन से किसी शिप को देखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये एक पेरिस्कोप है दैट इज़ यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द सी। हम सी के अंदर हैं एक सबमरीन में, वहाँ से हमने एक पेरिस्कोप यूज़ की जो कि रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हुए दो प्लेन मिरर्स को यहाँ पर यूज़ करते हुए हमें लाइट दिखा रही है। ठीक है, तो ये है पेरिस्कोप के दो प्लेन मिरर्स। तो एक एग्जांपल है पेरिस्कोप, दूसरी है हमारे पास कार की हेडलाइट। यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्लेन मिरर्स, जबकि दूसरी साइड में जब हम बात कर रहे हैं पैराबोलिक मिरर्स यानी कि कर्व्ड मिरर्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। आप लोग इसे स्फेरिकल मिरर्स की टर्म्स में पढ़ते हो, बट आइडियली स्पीकिंग किसी कार की हेडलाइट पैराबोलिक शेप की होती है। तो हम लोग जो रिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं वो दो हिस्सों में करते हैं। एक रिफ्लेक्शन एट प्लेन सर्फेसिस, पहला रिफ्लेक्शन एट प्लेन सर्फेसिस, दूसरा रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसिस। तो दो हिस्सों में हम लोग रिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं। चलिए, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो फर्स्ट लॉ क्या है, ध्यान से समझिए। हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या है कि रे ऑफ लाइट, ये आई, दिस इज इंसिडेंट रे, आई आर लिख लूँ। यहाँ पर ये है मेरे पास वो सरफेस, यहाँ से लाइट ने रिफ्लेक्ट बैक होना है। क्लियर? ये है मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि दूसरे मीडियम की बाउंड्री, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाउंड्री ऑफ सेकंड मीडियम। ओके, नाउ वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल at the point where light incident, लाइट इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट पे। ठीक है, और जो ये बाउंड्री है, मैं इस बाउंड्री के ऊपर एक नॉर्मल यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये मैंने जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल बनाया है, तो इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। इफ़ दिस सरफेस इज अलोंग एक्स एक्सिस देन दिस line, that is this normal is going to be along y axis, so this angle will be 90 डिग्री। नॉर्मल के लिए ये एंगल 90 डिग्री हो गया। नॉर्मल ड्रॉ कहाँ पे करना है? यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई है, किसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है? नॉर्मल ऑफ एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल। We will write down angle between incident ray and normal. Suppose this is marked as I. कई जगह पे इसको θ1 या θi लिखा होता है या सिंपली I. This is known as angle of incidence. किसके बीच में एंगल है? This is angle between normal. This is angle between normal and incident ray and incident ray. इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम आई से डिनोट कर सकते हैं। अब ये लाइट इस मीडियम के साथ टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वापस चली जाती है। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है थीटा, या इसको आप लिख सकते हो स्मॉल आर, आप लिख सकते हो स्मॉल आर या थीटा आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके बीच में एंगल है? Angle of reflection. This is angle between normal and reflected ray. Clear बेटा? अब जो laws of reflection में हमारे पास first law है वो क्या कहता है? ये कहता है भैया कि किसी भी प्रकार की रिफ्लेक्शन के लिए angle of incidence will be equal to angle of reflection, I is equal to R. ये है हमारा फर्स्ट लॉ, angle of incidence is equal to angle of reflection. क्लियर? चलती है सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in सेम प्लेन,
लाइज इन सेम प्लेन, इन सभी का प्लेन सेम होगा। What does it mean? तो ये डायग्राम बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई गई है। ये मेरे पास जो ब्लू कलर में दिखाया गया है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो आप इसे प्लेन मिरर की तरह एज्यूम कर सकते हो। ये लाइट आई, ये लाइट वापस गई और ये है नॉर्मल, इन तीनों का प्लेन सेम होगा। अगर आपको अभी इसको नोटबुक पे ड्रॉ करना है तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। आप पहले एक नीचे वाला प्लेन ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर वाला प्लेन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। एंड देन चेंज कलर ऑफ योर पेन एंड देन यहाँ पर शो कर दीजिए कि ये लाइट आई, इंसिडेंट रे है, और यहाँ पर फिर इस पॉइंट पे यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई, वहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए एंड देन आप एक रिफ्लेक्टेड रे शो कर दीजिए दैट विल लाई इन द सेम प्लेन, रिफ्लेक्टेड रे। दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर। तो दो लॉज हो गए, पहला लॉ हो गया आई इज इक्वल टू आर, दूसरा लॉ हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन कितनी तरह की होती है? दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? जब हम किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन करते हैं, स्मूथ सरफेस के ऊपर अगर हम लाइट या रेज को इंसिडेंट करते हैं तो ये रेज पैरेलल आती हैं और पैरेलल ही वापस चली जाती हैं। और ये बड़ा ओबियस सा, बड़ा क्लियर सा कंसेप्ट है। अगर मैं इन सभी जगह पे नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो इन सब जगह पे नॉर्मल कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होंगे। अब अगर मैं रिफ्लेक्टेड रेज बनाऊं, बट बिफोर दैट अगर मैं यहाँ पर एंगल्स मेंशन करूँ, सभी रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा, बिकॉज वी आर टेकिंग वेरी स्मूथ सरफेस, जैसे कि कोई प्लेन मिरर। अब टकराने के बाद ये रेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई वापस चली जाएंगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई वापस चली जाएंगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सभी रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम था, सभी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम था, तो नेचुरली सभी के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम ही होगा। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सभी रेज के लिए सेम ही होना चाहिए। उम्मीद है कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। अब रेज पैरेलल आती हैं, पैरेलल जाती हैं, तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक एक्सपेरिमेंटल पिक ली गई है। यहाँ पर एक रेड कलर की लेज़र बीम आई, इस लेज़र बीम को इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट किया गया, तो जैसे ही ये आई ठीक वैसे ही ये रे वापस भी चली गई। सच रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वी हैव डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कब होती है? जब लाइट ऐसे सरफेस पे डाली जाए जो सरफेस स्मूथ नहीं है, किसी उबड़ खाबड़ सरफेस के ऊपर लाइट डाली जाए। बेशक आने वाली लाइट की सभी रेज पैरेलल हैं, बट क्योंकि सरफेस रफ है इसलिए हर पॉइंट के ऊपर आपको नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन में ड्रॉ करने होंगे। जब आप अलग अलग डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो हर रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होगा तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग हो जाएगा, जिसका मतलब ये रेज अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी। सभी रेज पैरेलल जाने की जगह इधर उधर स्कैटर कर जाएंगी। एंड ये आप इस डायग्राम से देख सकते हो। हर केस में हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, जबकि इंसिडेंट रेज सभी की सभी इंसिडेंट रेज पैरेलल थी। ऑल इंसिडेंट रेज वर पैरेलल बट रिफ्लेक्टेड रेज आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड इट इज़ बिकॉज सरफेस इज रफ। यहाँ पर एक रफ सरफेस के ऊपर सेम एक्सपेरिमेंट किया गया। दिस इज रफ सरफेस।
अब देखो यहाँ पर लाइट आगे गई ही नहीं, लाइट आगे गई ही नहीं, यहीं पे हर डायरेक्शन में ये फैल गई है, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इनफैक्ट आम जिंदगी में हम जो कुछ भी देख पाते हैं वह सब कुछ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की वजह से है। आपने अपने रूम में एक बल्ब जला रखा है, स्विच ऑन कर रखा है, वो उससे निकलने वाली लाइट दीवारों पे पड़ती है, दीवार का सरफेस स्मूथ थोड़ी ना रफ है, तो वो लाइट को हर डायरेक्शन में स्कैटर कर देता है, डिफ्यूज कर देता है, और जिसकी वजह से आप किसी भी जगह पे खड़े हो जाओ आपको बढ़िया से दीवार दिखाई देती है, ठीक है। अगर ऐसा ना होता, अगर ये दीवार हाईली स्मूथ होती तो आपको इसमें खुद का चेहरा दिखाई देता। अगर सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन होती, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन होती तो चीज़ें आपको जहाँ तो एकदम चमकदार दिखाई देती, जैसे कि मिरर में दिखाई देता है, या फिर चीज़ें आपको दिखाई ही ना देती। मीन्स यहाँ तो बहुत अच्छे से लाइट आपके तक पहुँचती, या लाइट बिल्कुल भी आप तक नहीं पहुँचती, तो चीज़ें या तो बहुत क्लियर या एकदम ना दिखाई देती। बट आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता, हर एक चीज़ हमें दिखाई देती है, अलग अलग पोजीशन से हमें दिखाई देती है, एंड इट हैपन्स बिकॉज ऑफ diffuse reflection. Now we will study few terms, real and virtual image. Real image क्या होती है? अगर रेज आपस में मीट करती हैं तो हम कहते हैं रियल इमेज। अगर हमें रेज को धक्के से मीट करवाना पड़ता है तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं साथ के साथ यहाँ पर आपको प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ भी कवर करवा दूंगा। तो मेरे पास बच्चों ये एक प्लेन मिरर है, वी हैव अ प्लेन मिरर। जिस तरफ मैं शेड करता हूँ उस तरफ हमने क्या किया हुआ है, पॉलिश, ठीक है। जो ऊपर का सरफेस है ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्लियर। आमतौर पे जो प्लेन मिरर है उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, बट जब हम लोग अपनी स्टडी करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हम उस थिकनेस को डिस्कस नहीं करते, हम उस थिकनेस को निगलेक्ट कर देते हैं, और हम हमेशा डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं जैसे मैंने यहाँ पर बनाई है। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ओ पड़ा हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्ट जो कि लाइट एमिट कर रहा है। तो यहाँ से लाइट चल रही है, तो मान लीजिए एक लाइट यहाँ पे आई, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई, दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ तक पहुँची, ठीक है। अब इस प्लेन मिरर के साथ टकराने के बाद इन दोनों रेज को वापस चले जाना है, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में इनको वापस चले जाना है, और वापस जाते हुए ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पॉइंट्स के ऊपर दो नॉर्मल्स n1 एंड n2 ड्रॉ कर लिए, n1 फॉर रे 1 एंड n2 फॉर रे 2। अब टकराने के बाद ये एंगल अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये दोनों एंगल्स अलग अलग हैं? पहले के लिए एंगल थोड़ा कम है, दूसरी रे के लिए एंगल कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये क्लियर है कि I1 एंड I2 आपस में बराबर नहीं है। तो टकराने के बाद ये रेज कुछ इस तरह से वापस चली जाएंगी, दिस रेज विल बेंड बैक समथिंग लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से ये वापस चली जाएंगी। ये एंगल होगा R2 एंड मुझे पता है I2 विल बी इक्वल टू R2, दिस इज एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली ये एंगल मेरे पास होगा R1 एंड मुझे पता है I1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू R1 एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये होने वाला है। अब देखो बेटा, ये दोनों रेस टकराने के बाद आगे निकल गई। मैं यहाँ पर कुछ फालतू की जो वैल्यूज़ हटा रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज हो सके, क्लियर। अब ये दोनों रेज हमेशा हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी और ये कभी भी टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद कभी भी आपस में तो मीट नहीं करेंगी। बट जब हम लोग यहाँ से इन रेज को देखेंगे तो हमें इन दो रेज की वजह से ये महसूस होगा कि these rays are coming from one particular point, ये रेज किसी एक पॉइंट से
आ रही हैं, हमें ये महसूस होगा कि दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम पॉइंट आई। क्लियर? हमें इन रेज की वजह से यहाँ पर एक इमेज दिखाई देगी एंड सच इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज आई पॉइंट ड्रॉ करने के लिए मुझे इन दो रेज को पीछे को प्रोड्यूस करना पड़ा, इन दो रेज को पीछे को बढ़ाना पड़ा। एक्चुअल में ये रेज मिरर के पीछे तो कभी जाएंगी ही नहीं, ये बात आपको क्लियर है। ये रेज कभी भी मिरर के पीछे नहीं जाएंगी क्योंकि उन्होंने मीडियम थोड़ी ना चेंज करना है, वो तो जिस मीडियम से आई थी रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाएंगी। तो जब मुझे दो रेज को मीट करवाने के लिए पीछे को प्रोड्यूस करना पड़े, यानी कि एक्चुअल में रेज वहाँ है ही नहीं, बट उनको मिलाने के लिए मुझे रेज को प्रोड्यूस करना पड़े, उस समय जो इमेज बनेगी उस इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहेंगे। सच इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। एंड इन केस ऑफ प्लेन मिरर, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रियल है, फॉर रियल ऑब्जेक्ट we always get virtual image। हमें हमेशा वर्चुअल इमेज ही मिलती है। ओके, होप सो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ कि हमें यहाँ पर वर्चुअल इमेज मिलेगी एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। अब हम अपनी इसी डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो प्लेन मिरर्स की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस कर लिया कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल बनेगी। अब अगर हमें कभी भी इमेज ड्रॉ करनी है तो इमेज ड्रॉ करने का हमारे पास सही तरीका क्या है या सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि बस सिर्फ दो रेस को स्टडी करो, दो रेस किस तरह का पाथ फॉलो कर रही हैं, उनसे जो इमेज बनेगी वो सत्य वचन होगा, वो परफेक्ट इमेज को रिप्रेजेंट करेंगी। बट दो रेस कौन सी लेनी है? एक आसान तरीका है, एक जुगाड़ है। आप आई को ज़ीरो लो, अगर आई ज़ीरो है तो आर भी ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज आई इज़ इक्वल टू आर। इससे आपको एक रे को ड्रॉ करना या समझना आसान होगा। लेट अस सी हाउ। मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेन मिरर से कुछ डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द प्लेन मिरर। अब ये ऑब्जेक्ट हर डायरेक्शन में रे भेजेगा, हमें सभी रेस को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ दो रेस ड्रॉ करेंगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मैंने पहली रे ये ड्रॉ की, ठीक है। इस रे ने इस सरफेस के साथ एंगल बनाया 90 डिग्री, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए तो हमें क्या ड्रॉ करना होता है बेटा? नॉर्मल। आप देखो रेड कलर से मैंने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया है। नॉर्मल एंड रे के बीच में एंगल यहाँ पर कितना है? ये एंगल आई है एंड ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये मेरे पास हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0 जब रे सरफेस के ऊपर 90 डिग्री पे इंसिडेंट करेगी। क्लियर है? तो मैं इसे हटा देता हूँ। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अब अगर रे ऐसे आई है तो ठीक इसको ऐसे ही वापस भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आई भी 0 है तो आर को भी 0 होना ही पड़ेगा। यानी कि रे जिस लाइन के अलॉन्ग, जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग आई है उसी डायरेक्शन में ये वापस चली जाएगी। तो एक रे मेरे लिए ड्रॉ करनी बहुत आसान हो गई। दूसरी रे आप कहीं पे भी इंसिडेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने इस तरफ ड्रॉ कर दी। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा एक नॉर्मल एंड ये मेरे पास हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि ये दो रेस पैरेलल होंगी तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। हमें पता है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी या अल्टरनेट एंगल्स कौन से हो गए? अल्टरनेट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। टकराने के बाद अब ये रे रिफ्लेक्ट बैक करेगी और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड हमने आज बहुत अच्छे से पढ़ लिया आई इज इक्वल टू आर होगा, तो आई और आर दोनों बराबर होंगे। तो ये रे वापस चली गई। तो मुझे दो रेस को देखना था, एक रे ये वाली जो वापस जा रही है,
दूसरी रे ये वाली जो वापस जा रही है, ये दोनों रेज जिस पॉइंट पे मीट करेंगी या हमें मीट करते हुए महसूस होंगी, वहाँ पर फाइनल इमेज बनेगी। ये बात तो क्लियर है कि इस मीडियम में, ठीक है, मिरर के ऊपर वाले मीडियम में ये रेस कहीं पे भी मीट करने वाली नहीं है। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इन रेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो अगर मुझे इन रेस को मीट करवाना है तो मुझे इनको थोड़ा सा पीछे को बढ़ाना पड़ेगा। आई विल प्रोड्यूस दिस रेस बैक एंड वी विल गेट एन इमेज हियर। हमें यहाँ पर एक इमेज मिलेगी। क्लियर? तो ये इमेज हमें यहाँ पर मिलेगी। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये डिस्टेंस d एंड ये डिस्टेंस d डैश दोनों आपस में बराबर होंगे। d विल बी इक्वल टू d डैश। ये एंगल I है, ये भी एंगल I है, ठीक है, ये आपको क्लियर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी I होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी I ही होना चाहिए, अल्टरनेट एंगल्स। अब अगर आप ये दो ट्रायंगल्स रेफर करो, इफ़ यू रेफर ट्रायंगल OAB and triangle IAB, you will find that these triangles are congruent, क्योंकि दो साइड्स बराबर हो गई हैं। AB इज इक्वल टू AB, एंगल बराबर हो गए हैं, I इज इक्वल टू I, दूसरा एंगल 90 डिग्री भी हो गया है, एंगल A एक ऊपर एक नीचे, तो दो एंगल सेम है और एक साइड सेम है। इनफैक्ट ये साइड भी कॉमन हो जाएगी, है ना, ये कॉमन मैंने लिख ही लिया क्या है। तो मेरे पास कौन सा रूल लग जाएगा? ASA रूल लग जाएगा। इस रूल के मुताबिक मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई है तो इसका मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि इनकी सभी की सभी साइड्स बराबर होंगी। यानी कि मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ D इज इक्वल टू D डैश। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच का डिस्टेंस एंड इमेज एंड मिरर के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। मीन्स आई कैन से सिंपली कि मुझे यहाँ D डैश लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली D लिख सकता हूँ। मीन्स अब मैं इस रिज़ल्ट को आगे के लिए एज ए स्टैंडर्ड रिज़ल्ट यूज़ कर सकता हूँ कि सपोज़ ये डिस्टेंस मेरे पास x है तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी इमेज इसके अपोजिट I x डिस्टेंस के ऊपर ही बनेगी। दिस इज़ गोइंग टू बी x, ठीक है। ये हम आगे के लिए हमेशा के लिए मेमोराइज कर लेंगे, कोई चिंता नहीं है। बढ़िया। अब हम वापस अपने डिस्कशन पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किसी प्लेन मिरर केस में हमारे पास लेफ्ट राइट रिवर्सल होती है। हमें एक लेटरल इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है। वर्ड क्या यूज़ किया जाता है? लेटरल इन्वर्टेड इमेज। लेटरल इन्वर्टेड इमेज का मतलब है कि अगर मैं इधर लिखता हूँ n और मिरर में मुझे n की जगह ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। शब्द उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, राइट लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट राइट की तरफ हो जाएगा। जो मुझे अपना राइट हैंड है वो मिरर में मुझे अपने लेफ्ट हैंड की तरह महसूस होगा। दिस इज नोन एज लेफ्ट राइट रिवर्सल या लेटरल इन्वर्टेड इमेज। क्लियर? तो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं वो क्या है कि प्लेन मिरर के केस में हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए अगर डिस्टेंस लिखना हो तो प्लेन मिरर से ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, जो इमेज है हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट वी विल ऑलवेज गेट अ वर्चुअल इमेज। एंड अगला पॉइंट हमने क्या पढ़ा है? रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमें वर्चुअल इमेज ही मिलेगी। एंड अगला पॉइंट हमने पढ़ा है कि हमें लेटरल इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। क्लियर? अगर ध्यान से देखो तो ये इरेक्ट अगली प्रॉपर्टी है कि इमेज इरेक्ट दिखाई देगी। इरेक्ट इमेज का मतलब होता है कि मुझे हेड ऊपर दिखाई देगा और जो पैर है वो नीचे दिखाई देंगे। मान लीजिए मेरे पास ये एक प्लेन मिरर है, वी हैव अ प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर के ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, से लाइक दिस। ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का ये स्टैंडर्ड वे है। एक्चुअली ये जो एरो है ये हेड को रिप्रेजेंट करने के लिए अपर पार्ट को, ये टेल है ये
लोअर पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जिसका साइज़ है कुछ फाइनाइट साइज़ है। अगर मैं ए की इमेज बनाऊंगा तो यहाँ पे बनेगी ए डैश, बी की इमेज बनाऊंगा तो इसके अपोजिट यहाँ पर बी डैश बनेगी। तो अभी भी सेम सिचुएशन बनेगी, जो बी पॉइंट पहले ऊपर था अभी भी ऊपर की तरफ आया है, ए पॉइंट नीचे था उसकी इमेज भी अभी भी नीचे की तरफ ही आई है। इट मीन्स दैट इन दिस केस इमेज उल्टी इन्वर्टेड नहीं होगी, इस केस में हमारे पास एग्जैक्ट इमेज बनेगी। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल है हॉल मिरर की। बेसिकली हमें ये देखना है कि हमें कम से कम कितने साइज़ का मिरर चाहिए ताकि हम अपनी कंप्लीट इमेज देख सकें। तो मान लीजिए ये आप हो और आपको अपनी एक कंप्लीट इमेज देखनी है इन दिस ग्रेइश मिरर। तो आपको कंप्लीट इमेज देखनी है, राइट साइड में आप आ गए हो। इस कंप्लीट इमेज को देखने के लिए क्या चाहिए होगा? आपकी आंख तक क्या पहुंचना चाहिए? आपके हेड से चलने वाली रेज़ आपकी आंख तक पहुंचनी चाहिए, आपके पैर से चलने वाली रेज़ आपकी आंख तक पहुंचनी चाहिए। मीन्स जो रे आपके पैर से चली इस प्लेन मिरर के सबसे लोअर एंड से टकरा के आपकी आंख तक पहुंचनी चाहिए। इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। देखो ये लोअर एंड पे ही लेना है। अगर आप अपर एंड पे लोगे, अपर एंड पे लोगे तो ये आगे निकल जाएगी, आपकी आंख तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर आपको पैर की इमेज देखनी है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट आपकी आई तक पहुंचनी चाहिए। इससे मैं नीचे नहीं लूँगा, मुझे उसका फ़ायदा नहीं है। मुझे मिनिमम साइज़ ऑफ मिरर फाइंड आउट करना है, मिनिमम साइज़ ऑफ मिरर टू सी फुल इमेज। टू सी फुल इमेज, पूरी इमेज देखने के लिए मुझे कम से कम साइज़ ढूंढना है। तो अगर रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है तो डेफिनेटली एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो डेफिनेटली फॉलो होंगे। तो ठीक है, तो मुझे अपने पैर की इमेज, मुझे अपना पैर यहाँ पे कहीं पे दिखाई देगा। अब सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि अब मुझे अपने हेड की इमेज देखनी है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज देखनी है, तो यहाँ से चलने वाली रे रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरी आंख तक पहुँचनी चाहिए। यानी कि हेड से चलने वाली रे मिरर के टॉप मोस्ट पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके आंख तक पहुँचेंगी। और इस केस में भी वंस अगेन मैं कह सकता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई डैश, और ये नीचे वाला मेरे पास हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से आर डैश। तो रे इधर से घूम के हमारी आंख तक आएगी। अब मुझे तो ये रे आती हुई महसूस होगी। अगर मैं इसको पीछे को प्रोड्यूस करूँगा तो दिस रे विल रीच हियर, यानी कि यहाँ पर मेरी इमेज बनेगी। तो इस तरीके से मुझे अपनी कंप्लीट इमेज दिखाई देगी। वंस अगेन आपको ध्यान देना है हमारा पर्पस क्या था। पर्पस था हमारा मिनिमम साइज़ ऑफ मिरर। तो मुझे ये मिनिमम साइज़ ऑफ मिरर ढूंढना है। इसको मैं दो हिस्सों में ढूंढूंगा, एक मैं अपने पैर से आंख तक के लिए, दूसरा हेड से आंख तक के लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे वंस अगेन, अगर आप सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई करोगे तो आपको ये ट्रायंगल ए बी सी डी इन पे फोकस करना है। आपको ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल आपको बी सी डी कॉन्ग्रेंट दिखाई देंगी। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, आप चेक कर लेना, यू विल इजीली प्रूव दिस। तो ये साइड्स या ये दोनों लेंस बराबर हो जाएंगी, सी डी इज इक्वल टू डी ए हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास ये दो लेंस भी बराबर आ जाएंगी। मैं इनको यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। ये कौन सी दो लेंथ आपको बराबर दिखाई देंगी? अगर ए बी सी डी हमने लिख लिया, इसे ई लिख लो, इसे एफ लिख लो, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ई एफ इज़ इक्वल टू एफ सी भी हो जाएगा। क्लियर? अब अगर आप कंसेप्चुअली समझो तो हमारी पूरी इमेज इन चारों का सम है। अगर इमेज ये हमारा अपना साइज़ ऑफ मैन जो है
वो इन चारों का सम है, मीन्स सी डी प्लस डी ए प्लस ई एफ प्लस एफ सी। जबकि अगर मैं मिरर के साइज़ की बात करूं तो मिरर के साइज़ में दो हिस्से ही आएंगे। कौन सा? एक ये सी डी के सामने वाला हिस्सा यानी कि सी डी, और दूसरा सी एफ के सामने वाला हिस्सा यानी कि सी एफ। अगर मैं इन चारों इक्वेशंस को इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों को यूज़ करूं, आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट कि साइज ऑफ मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द साइज ऑफ मैन, हाफ ऑफ द साइज ऑफ मैन। आप लोग इसे कंसेप्चुअली एक सिंपल न्यूमेरिकल टर्म्स में, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के टर्म्स में समझ सकते हो। मान लीजिए ये मेरे पास x आया है, ये भी x है, ये y है और ये भी y है। तो मिरर की लेंथ कितनी हो गई? यहाँ से ये मिरर की लेंथ y होगी और यहाँ से ये लेंथ x होगी। तो मिरर की लेंथ होगी मेरे पास x प्लस वाई, जबकि हमारी खुद की लेंथ होगी 2 टाइम्स x प्लस वाई। तो नेचुरली साइज ऑफ मिरर इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ मैन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वी हैव रोटेशन ऑफ मिरर एंड इंसिडेंट रे। मीन्स मान लीजिए मेरे पास ये एक मिरर है और मैं इस मिरर को रोटेट करता हूँ। मिरर को रोटेट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? ये मेरे पास है इंसिडेंट रे एंड हियर वी ड्रॉ अ नॉर्मल। से दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो वी विल हैव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड आई विल बी इक्वल टू आर। क्योंकि आई और आर बराबर ही होंगे तो इसलिए मैं आर को हटा के यहाँ पर आई लिख लेता हूँ। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब हम क्या करते हैं, इस मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट कर देते हैं। लीजिए मैंने इस मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया। सो इट हैपन समथिंग लाइक दिस, इट इज़ रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा। इस तरफ रोटेट कर दिया। अगर मिरर इस तरफ रोटेट हो गया तो इसका मतलब इसके साथ साथ इसके साथ जुड़ा हुआ नॉर्मल भी तो रोटेट कर जाएगा। यानी कि इस केस में अगर मैं देखूं तो इन दो नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल कितना आएगा? थीटा आ जाएगा। अब जो नया नॉर्मल है ये रहा ब्लैक कलर वाला, और इंसिडेंट रे हमारी वही पुरानी की पुरानी इंसिडेंट रे है। ठीक है। नाउ इफ़ यू लुक एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो तो आपको क्या दिखाई देगा? न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिखाई देगा आई प्लस थीटा। ये पूरे का पूरा एंगल, क्योंकि नया नॉर्मल ये है और ये नई रे पुरानी रहेगी, नॉर्मल नया रहेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई प्लस थीटा। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई प्लस थीटा हो जाना चाहिए, क्योंकि दिस एंगल इज आल्सो गोइंग टू बी आई प्लस थीटा। सो ये फाइनल नई रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन आ गई। क्लियर? अब मुझे ये देखना है, जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जब मैं मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करता हूँ तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट करती है? रिफ्लेक्टेड रे की पुरानी पोजीशन ये रही, नई ये रही, तो मुझे देखना है आर आर एंड आर आर डैश के बीच में एंगल कितना है। वी हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन आर आर रिफ्लेक्टेड रे एंड न्यू रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि मुझे यहाँ पर एंगल अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। सो दिस इज़ माय क्वेश्चन। अब मैं सिंपल यहाँ पर ज्योमेट्री लगाऊंगा। आप इस इंसिडेंट रे और इस आर आर डैश के बीच को ध्यान से देखिए। आई आर एंड आर आर डैश के बीच में देखो कुल मिला के कितना एंगल आपको दिखाई दे रहा है। ये कितना है आई, ये कितना है आई और ये कितना है अल्फ़ा। तो मेरे पास कुल मिला के एंगल है आई प्लस अल्फ़ा। अब मैं दोबारा से इस एंगल को फिर से देखता हूँ, ठीक है, दूसरे अलग तरीके से। ये एंगल कितना है? आई प्लस थीटा। ये कितना है? थीटा। ये कितना है? आई। तो टोटल एंगल हो गया आई प्लस थीटा प्लस आई प्लस थीटा। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो दोनों तरफ से मेरे पास आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू बचेगी 2 थीटा, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा क्या था? एंगल थ्रू विच मिरर इज रोटेटेड। एंगल थ्रू विच मिरर इज रोटेटेड, वो एंगल जिसके थ्रू हमने मिरर को रोटेट किया है। एंड अल्फ़ा क्या है? एंगल थ्रू विच रिफ्लेक्टेड रे गेट टर्न्ड।
एंगल थ्रू विच रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स, जिस एंगल के थ्रू रिफ्लेक्टेड रे टर्न कर गई है। अब इनकी डायरेक्शन भी देख लो, हमने मिरर को इस तरफ घुमाया था, किस तरफ, क्लॉकवाइज, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इसी तरफ घूमी है क्लॉकवाइज, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों ही क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। बट जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मिरर से डबल एंगल के साथ रोटेट करेगी, मिरर से डबल एंगल के साथ टर्न कर जाएगी। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें एक इमेज ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट, हमें एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट दिया है, उसकी इमेज को मुझे वर्टिकल करना है। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इसकी इमेज को वर्टिकल डायरेक्शन में बनाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आई नीड टू पुट a mirror at an angle 45 degree with the horizontal। मुझे यहाँ पर एक प्लेन मिरर इंस्टॉल करना पड़ेगा which makes an angle 45 degree with the horizontal। आप लोग इसे बड़े आराम से समझ सकते हो। आपने इस प्लेन मिरर के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। दिस इज नॉर्मल ड्रॉन ऑन दिस प्लेन मिरर। दिस इज प्लेन मिरर which makes an angle 45 degree with the horizontal। अगर आप ज्योमेट्री लगाओगे तो आपको समझ में आएगा ये एंगल भी 45 है, तो नेचुरली ये एंगल भी आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना, सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई करके देखना, आपको ये दोनों एंगल 45 मिल जाएंगे। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों 45 मिल जाएंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली पड़ा हो और हम उसकी इमेज वर्टिकली चाहते हो, तो वी नीड टू इंस्टॉल अ प्लेन मिरर which is held at an angle of 45 degree। Next we have right angled mirror। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक मिरर है जो कि बेंड किया हुआ है। बेसिकली आप यूँ मत कहो कि मिरर बेंड किया हुआ है, आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर दो मिरर्स इंस्टॉल हैं जो कि आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये है मिरर M1, ये है मिरर M2। इन दोनों के बीच में मैं यहाँ कहीं एक ऑब्जेक्ट O रख देता हूँ। मैं देखता हूँ इस ऑब्जेक्ट O की कितनी इमेजेस बनेंगी। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। जो प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी हैं उसके मुताबिक मान लीजिए कि अगर ये डिस्टेंस y है तो इसके अपोजिट यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी से I1। इस ऑब्जेक्ट क्या दूसरे मिरर से ये डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो इतने ही डिस्टेंस पे दूसरी तरफ एक और इमेज बन जाएगी I2। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस भी y होगा और इधर ये डिस्टेंस x हो जाएगा। बट बच्चों कहानी यहाँ नहीं रुकेगी, यहाँ पर अब दो नहीं बल्कि 3 इमेजेस बनेंगी। अब इस इमेज की भी इमेज बनेगी, I2 की भी इमेज बनेगी। I2 की इमेज बनाने के लिए आप जस्ट एज्यूम कर लो कि आपने M1 को एक्सटेंड कर रखा है। इस तरह से आप M1 को ड्रॉ कर सकते हो समथिंग लाइक दिस। M1 आपके पास इस तरह से है, तो ये बिहेवियर ऐसा ही होगा। तो अब I2 की इमेज बनाओ। I2 का इस मिरर से डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? y, यानी कि यहाँ पर नीचे की तरफ भी एक इमेज बनेगी I3। ठीक है, ये भी कितने डिस्टेंस पे बनेगी? y। बट फिर मन में ये सवाल आएगा कि सर आपने सिर्फ M1 को क्यों एक्सटेंड किया है, आप M2 को भी तो एक्सटेंड करोगे। यस, वी विल एक्सटेंड M2 आल्सो। M2 को भी नीचे ऊपर की तरफ खींच लो। अब I1 की इमेज बनाओ, इस इमेज की इमेज बनाओ, I1 की इमेज एक्सटेंडेड M2 में बना दो। तो आपको ये समझ में आ गया I1 का ये डिस्टेंस कितना है मिरर से x, तो इसकी इमेज भी उल्टी तरफ कितने डिस्टेंस पे बनेगी? x पे बनेगी। यानी कि ये दोनों इमेजेस आपस में कोइंसाइड कर जाएंगी। I3 एंड I4 विल कोइंसाइड एंड कुल मिला के वी विल गेट 3 इमेजेस फ्रॉम दीज 2 प्लेन परपेंडिकुलर मिरर्स। एंड नेक्स्ट वी हैव एंगल ऑफ डेविएशन। बट एक छोटी सी बात मेरे मन में रह गई कि आप लोग शायद इस बात से कन्विंस नहीं होंगे कि हमने मिरर को एक्सटेंड क्यों किया है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे चलती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है,
ये रे यहाँ से चली, ये रे रिफ्लेक्ट होकर इधर निकल गई, ये तो अब वापस नहीं आएगी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये इमेज बन जाएगी। बट मान लीजिए एक रे इधर आती है, ठीक है, इस रे को भी रिफ्लेक्ट होना है, ये रे रिफ्लेक्ट होगी, मान लो यहाँ कहीं पहुँच गई। अगर मैं इसको पीछे को प्रोड्यूस करूँगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी इमेज यहीं पे बनेगी। बट अब इस रे का क्या बनेगा, इसको अब इस मिरर पे भी तो रिफ्लेक्ट होना ही पड़ेगा, ये फिर से रिफ्लेक्ट होगी। जब मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे को प्रोड्यूस करूँगा तो इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी। क्लियर? ये मैंने डायग्राम में सिर्फ एक रे बनाई, आप दो रेस यहाँ पे ड्रॉ कर लो, एक रे यहाँ पर और भेजो, ये यहाँ पे ऐसे आएगी और ये भी रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार से वापस चली जाएगी। क्लियर? तो इन रेस की जो रेस O से नीचे की तरफ M2 के साथ टकरा रही हैं, इन रेस की 2 बार रिफ्लेक्शन होगी, इन रेज की 2 बार रिफ्लेक्शन होगी। जब ये रिफ्लेक्शन दूसरी बार होगी तो दूसरी रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पर एक और इमेज बनेगी। गेटिंग माई पॉइंट? बट हमें इतनी रेज के थ्रू इसे बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग सिंपली ये मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि भैया मिरर को एक्सटेंड कर लो और जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का होगा, जो इमेज बनी है उसकी ही इमेज बना डालो। चलिए एंगल ऑफ डेविएशन पे आते हैं। ये मेरे पास है एक प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर के ऊपर हमने एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की, दिस इज IR इंसिडेंट रे, ये रे हो गई भैया रिफ्लेक्ट, ये है मेरे पास नॉर्मल, से दिस इज एंगल I, दिस इज एंगल I। अगर ये मिरर ना होता तो रे अपने पुराने पाथ के थ्रू आगे बढ़ती चली जाती, रे इसी पाथ के अलोंग मूव करती अगर ये मिरर बीच में रुकावट पैदा ना करता। बट काम तो हो गया है, रुकावट तो हो गई है, तो जिसकी वजह से रे इस एंगल से टर्न कर गई है, अपने ओरिजिनल पाथ से ऐसे मुड़ गई है। जिस पाथ से ये मुड़ी है, जिस एंगल से ये मुड़ी है, दैट इज़ नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। अगर आप ये टोटल एंगल देखो तो ये 180 आएगा, तो वी कैन से दैट डेल्टा प्लस I इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि मैं लिख सकता हूँ डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2I एंड दिस डेल्टा इज नोन एज एंगल ऑफ deviation. This delta is known as angle of deviation. Next we have number of images formed. प्लेन मिरर्स के थ्रू कितनी इमेजेस बन सकती हैं या बनती हैं जब हमारे पास 2 प्लेन मिरर्स एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हो। जैसे हमने अभी अभी एक केस किया था कि अगर 2 मिरर्स 90 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड हैं तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड 3 आई है। बट अगर इन जनरल हमारे पास कोई भी एंगल थीटा हो तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस की गिनती कितनी आएगी। मान लीजिए वी हैव 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड केस 1 लेंगे। केस 1 है मेरे पास, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक नंबर x कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू 360 बाय थीटा। ठीक है, अगर ये वैल्यू ऑन कैलकुलेशन इवन आ जाती है, इफ दिस वैल्यू इज इवन देन नंबर ऑफ इमेजेस आर से n, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं थीटा को लेता हूँ 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 360 बाय 90, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 4 विच इज़ इवन। इसका मतलब इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड मेरे पास कितनी होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी 4 माइनस 1 3, सत्यवचन जो हमने पीछे अभी अभी पढ़ा था। आप चाहो तो एक और एग्जांपल ले सकते हो। मान लीजिए थीटा आपके पास 120 डिग्री है। अगर आपके पास थीटा 120 डिग्री है तो x की वैल्यू 360 बाई 120 यानी कि सिर्फ 3 रह जाएगी, जिसका मतलब ये ऑड है। अगर ये ऑड है तो ये वाला रिजल्ट अप्लाई
नहीं किया जा सकता। तो इसमें मुझे यहाँ पर केस 2 लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जो रिजल्ट हमने अभी डिस्कस किया ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब ये रेशो इवन आती है। जब ये रेशो ऑड आती है, यानी कि जब x बाय थीटा की वैल्यू, केस 2 क्या है, जब हमारे पास x यानी कि 360 बाय थीटा की वैल्यू जब मेरे पास ऑड आती है तो इसके 2 सब केस बनते हैं। वी फर्दर डिवाइड इट इनटू 2 केसेस, सब केस 1 एंड सब केस 2। पहला केस है जब हमारे पास सिमेट्रिक प्लेसमेंट हो, व्हेन वी हैव सिमेट्रिक प्लेसमेंट मीन्स जब ऑब्जेक्ट को, दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगुलर बाइसेक्टर। ऑब्जेक्ट को एंगुलर बाइसेक्टर पे रखा गया है। व्हाट डज इट मीन? मान लीजिए ये इस एंगल का मिड पॉइंट वाली लाइन है, यानी कि ये एंगल इस तरफ हो गया θ/2। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा जाता है तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी x-1। बट अगर ऑब्जेक्ट असिमेट्रिक प्लेसमेंट है, इफ ऑब्जेक्ट इज असिमेट्रिकली प्लेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट इस लाइन के ऊपर नहीं रखा गया, देन नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ इमेजेस की गिनती 1 बढ़ जाएगी। अगर सिमेट्रिक प्लेसमेंट है तो x-1, अगर असिमेट्रिक प्लेसमेंट है तो ये गिनती हमारे पास x हो जाएगी। पिछली बार x-1 क्यों हो जाती है? क्योंकि लास्ट वाली 2 इमेजेस आपस में कोइंसाइड कर जाती हैं, जैसा कि हमने 90 डिग्री वाले केस में देखा था, 3rd एंड 4th इमेज कोइंसाइड कर गई थी। यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही होगा फॉर सिमेट्रिक प्लेसमेंट, बट फॉर असिमेट्रिक प्लेसमेंट ऐसा नहीं होगा, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस n-x हो जाएंगी। हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में वापस चलते हैं। अगर मान लीजिए ये कैलकुलेशन कर रहे थे, 3 मेरे पास आ गया ऑड। अब इसके 2 केस होंगे, अगर सिमेट्रिक प्लेसमेंट है या असिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक प्लेसमेंट है तो नंबर ऑफ इमेजेस 3-1 यानी कि 2 होंगी। अगर असिमेट्रिक प्लेसमेंट है तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास 3 हो जाएंगी। क्लियर बच्चों? इस तरह के और बहुत सारे केस हैं, आप लोग खुद डिस्कस कर सकते हो। एक स्पेशल केस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, अगर 2 मिरर्स आपस में आमने सामने रख दिए गए, यानी कि अगर इन दोनों मिरर्स के बीच का एंगल मैं मान के चलता हूँ कितना हो गया, 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री हो गया तो 360/0 हो जाएगा। 0 का मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी इमेजेस बनेगी। आप लोगों ने अक्सर बार्बर शॉप में देखा होगा, एक इमेज के आगे अगली इमेज, उसके आगे अगली इमेज एंड सो ऑन। इस तरह से इनफाइनाइट मैनी इमेजेस बन जाती हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कंसेप्ट, ये थोड़ी सी डायग्राम्स हैं जो आप लोगों को दिखाने वाली हैं। यहाँ पर मैंने लिखा था नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय 2 इंक्लाइंड प्लेन। ये लास्ट स्पेशल केस जो मैंने अभी डिस्कस किया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर 2 मिरर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री को अप्रोच कर रहा हो तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट शो किया गया है। यहाँ पर ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक लेज़र रखी गई है, लेज़र से लाइट आ रही है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद बाहर जा रही है। यू कैन सी ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑन दिस प्लेन मिरर्स। इज दैट ओके? इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लेन मिरर्स में हमारे सिलेबस में इतना ही था। इनफैक्ट जितना था मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही करवाया है। स्फेरिकल मिरर्स के साथ अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।